नमस्कार दोस्तों, आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ स्टेट। यह टॉपिक एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेट क्या होती है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में स्टेट का मतलब एक ऐसी राजनीतिक यूनिट इकाई से है जिसमें लोग रहते हैं। एक निश्चित जो एरिया होता है, सरकार होती है और जो दूसरे देशों को स्वतंत्र रूप से संबंध बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से स्टेट के बीच में ही लागू होता है, इसलिए स्टेट और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की मुख्य यूनिट कहा जाता है। अब बात करते हैं स्टेट की, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या स्थान है। प्लेस ऑफ स्टेट। प्लेस ऑफ स्टेट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय नियम स्टेट के लिए बनाए गए हैं, स्टेट आपस में संधियां करती है। स्टेट संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्य बनती है और जो स्टेट ही इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसी अदालतों में विवाद होते हैं जो उठाती है। स्टेट के पास अंतर्राष्ट्रीय राइट होता है और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। अब हम आते हैं टॉपिक की जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यानी कि एलिमेंट ऑफ स्टेट। इसके चार एलिमेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ने स्टेट के केवल जो चार तत्व माने गए हैं। अगर ये चारों तत्व मौजूद हैं, एलिमेंट मौजूद हैं, तभी किसी इकाई में स्टेट कहा जाता है। इन तत्वों का सबसे जो साफ तरीका है, मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 में बताया गया कि इसमें अब हम जो चार एलिमेंट हैं इनको एक एक करके समझते हैं। जो सबसे पहले है परमानेंट पॉपुलेशन, और इसके अंदर ये केस है। तो इसमें क्या है, परमानेंट पॉपुलेशन। परमानेंट पॉपुलेशन का मतलब है स्टेट में जो रहने वाले जो परमानेंट जनता है, स्थायी जनता है। स्टेट में लोगों का होना जरूरी है। लोगों की संख्या ज़्यादा या कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो वहाँ पर लोग होते हैं जो परमानेंट रहते हैं और एक समाज के रूप में रहते हैं, वो परमानेंट पॉपुलेशन है। जो अस्थायी रूप से आने वाले लोग हैं, जैसे जो टूरिस्ट हो गए, सैनिक हो गए, या फिर ये मतलब जो परमानेंट पॉपुलेशन है उसके अंदर शामिल नहीं है। बिना जनता के कोई स्टेट नहीं हो सकती। इसके अंदर जो केस लो है, ये इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इन दिस केस द आईसीजे ने कहा कि किसी भी जो एरिया है, रहने वाली स्टेट के अधिकार जो राइट हैं, स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे यह साफ है कि स्टेट के लिए जनता का होना जरूरी है। जो सेकंड एलिमेंट है वो है टेरिटरी। तो इसके अंदर क्या है, स्टेट के पास एक फिक्स एरिया होना जरूरी है। टेरिटरी का मतलब है स्टेट की अपनी ज़मीन, या ये ज़रूरी नहीं है कि सीमाएं पूरी तरह साफ हो, लेकिन जो ज़मीन है, जो लैंड है का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना लैंड के स्टेट का कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है। स्टेट का अपनी भूमि पर कंट्रोल, नियंत्रण होना चाहिए। इसके अंदर जो केस लो है, ये है नीदरलैंड्स वर्सेस यूएन स्टेट्स इन 1928। इस केस के अंदर क्या है, इस केस में कहा गया है कि किसी भी भूमि पर स्टेट का लगातार और शांतिपूर्ण नियंत्रण, कंट्रोल ही संप्रभुता का असली प्रमाण है। सिर्फ जमीन खोज लेने से स्टेट होना ही काफ़ी नहीं है। सिर्फ इसके अंदर इतना ही काफ़ी, आप इतना लिख सकते हो। आगे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सरकार। स्टेट के पास अपनी सरकार होनी जरूरी है। सरकार कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है। सरकार शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। सरकार का रूप कैसा या महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार लोकतांत्रिक हो या ना हो, जरूरी यह है कि सरकार प्रभावी हो और देश पर कंट्रोल रखती हो। इसके अंदर केस लो है। आगे ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस कोस्टा राइसा 1923। इस केस में क्या है, इस केस के अंदर वही है जो उसके अंदर मैंने गवर्नमेंट के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ। इस केस के अंदर है, इस केस में अदालत ने उस सरकार को भी माना है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती थी, क्योंकि उस सरकार का देश पर प्रभावी नियंत्रण था। इससे यह प्रूव होता है कि प्रभावी सरकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सिर्फ इतना ही आपके लिए काफ़ी, आप इतना कर सकते हो। आगे जो फॉरेन रिलेशन हो गया, जो फोर्थ एलिमेंट है, A state must have the capacity to enter into relation with the other state. This so independence of the state. A state should not be under the control of another state. This element is closely related to sovereignty.
स्टेट के पास दूसरे देशों से मतलब संबंध बनाने की जो कैपेसिटी है होनी चाहिए, यह स्टेट की स्वतंत्रता दिखाते हैं। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के नियंत्रण में है तो वह पूरी तरह से स्टेट नहीं माना जाता, यह स्टेट की संप्रभुता सॉवरेनिटी से जुड़ा है। इसके अंदर ये केस है मोनोटेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट 1933। इसके अंदर क्या है, इस कन्वेंशन में साफ कहा गया दूसरे देशों से संबंध बनाने की जो कैपेसिटी है स्टेट बनाने की जरूरी एलिमेंट है। अब हम समझते हैं जो लीगल नेचर है स्टेट के, वो आइए लीगल नेचर क्या है। A state has international legal personality. It can enter into treaties, claim right, and be held responsible for its action under international law. A state can bring claims before international court. स्टेट को जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त होता है। स्टेट संधियां कर सकती है, स्टेट अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में केस कर सकती है। अगर कोई स्टेट अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ती है तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अंदर केस लॉ है जो ये है प्रिपरेशन रिपरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन सर्विस ऑफ द यूएन इन 1949 आईसीजी। इस केस में कहा, आईसीजी ने कहा कि स्टेट के जो इंटरनेशनल राइट हैं, कर्तव्य हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय के दावे कर सकती है। अब एक आसान से उदाहरण के साथ, भारत एक स्टेट है क्योंकि भारत स्थायी जनता है, परमानेंट पॉपुलेशन है, निश्चित भूमि है, एक प्रभावी सरकार है और भारत दूसरे देशों से स्वतंत्र रूप से संबंध बनाता है। सिर्फ इसके अंदर इतना ही काफ़ी है। ये इसके अंदर एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बता दिया है। ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए हुए हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। आगे जो लास्ट में है इसमें कंक्लूजन, अंत में हम यह कह सकते हैं कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है स्टेट की प्रकृति यह बताती है कि स्टेट एक स्वतंत्र और पूर्ण इकाई है। जो चारों एलिमेंट हैं मिलकर स्टेट बनाते हैं। इंटरनेशनल लॉ की सबसे बड़ी भूमिका स्टेट की ही होती है। तो दोस्तों ये था हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक, अगर नेचर ऑफ स्टेट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इजी लॉ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।